नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में। हमारी वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कहीं ना कहीं मैं और मेरे जैसे कई लोग ये मानते हैं कि हमारी जो भी सामाजिक प्रॉब्लम है, उनका कहीं ना कहीं कारण इस वर्ण व्यवस्था में छुपा हुआ है। मैं भी यही मानता आ रहा हूँ और कई बार ऐसा लगता है क्या ये वर्ण व्यवस्था वाकई जैसा हम ये मानते हैं कि किसी ऋषि ने या किसी हमारे पूर्वज ने ये वर्ण व्यवस्था बना दी थी, जिसे हम कहीं से मनुवादी मनु की बनाई हुई व्यवस्था मानते हैं। लेकिन मैं जितना अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ, मुझे लगता है कि मनु ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं। मनु अपने टाइम के दार्शनिक या इतिहासकार या ज्ञानी थे, जिन्होंने उस वक्त की चलती आई हुई व्यवस्था को के बारे में हमें बतलाया। लेकिन व्यवस्था वो बनाने वाले हैं, ये मानना अत्यधिक कठिन है। और ये मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैं आज की व्यवस्था को देखूं और वर्ण व्यवस्था को देखूं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दोनों, आज की डेमोक्रेटिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था लगभग एक समान ही है। आज भी हैं। आज भी हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारे नेता हैं, वो नेता चुन के आते हैं और नेता, प्रधानमंत्री जो राजा है और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्षत्रिय हैं। फिर हम देखेंगे उनके कई सलाहकार हैं। उनके सलाहकार हैं जो हम सिविल सर्वेंट जिनको कह सकते हैं, और वो आज की डेट के ब्राह्मण हैं। उसमें हमारे आप चिंतक को भी देखेंगे, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसकी भी आवाज़ क्षत्रिय तक, राजा तक जाती है, वो हमारे ब्राह्मण हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक हमारा कॉमर्शियल वर्ल्ड है जिसमें व्यापारी लोग हैं। और उसके बाद जो ना कि पॉलिटिकल नेता हैं, जो ना सत्ता में हैं, जो ना विपक्ष में हैं, जो ना सिविल सर्वेंट्स हैं। मैं बाकी सरकारी कर्मचारियों को सिविल सर्वेंट के समकक्ष नहीं मानता हूं, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है, तो वो दोयम दर्जे के कर्मचारी हैं। और बाकी सारे हम लोग जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए या प्राइवेट उनके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग शूद्र हैं। और ये व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल ही एक समान है। इसमें ही क्षत्रिय है, उसका बोलबाला है, लोग उसके पांव भी छूते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जो वर्ग है, जिसकी आवाज़ क्षत्रिय तक जाती है और जो नियम कानून बनाता है, उसका अपना एक विशेष स्थान है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो आईएएस लॉबी है, जिसमें हमारी जुडिशरी भी आती है, हमारी जुडिशियल लॉबी है, इसका एक्चुअल में जो पावर का स्थान है वो क्षत्रिय या पॉलिटिकल लॉबी से भी ऊपर है। क्योंकि पॉलिटिकल लॉबी का तो ये होता है वो आज है या कल नहीं है, या उसका 5 साल का जीवन है, या उसका जीवन बहुत सारी सिचुएशंस में बंधा होता है, कंटिजेंसी है, कंटिजेंट है। लेकिन जो हमारी आईएएस, जुडिशरी, इन सब की जो एक लॉबी है जिसमें कई बुद्धिजीवी भी आते हैं, वो तो एक बारी है तो वो है, तो वो कहीं ना कहीं दिखते नहीं है, पर वो अधिक पावरफुल हैं, बिल्कुल हमारे पहले की व्यवस्था की तरह। और तीसरे आते हैं हमारे वैश्य समाज। जो वैश्य समाज है हमारा, वो जरूर पहले के मुकाबले ज़्यादा डेवलप हो गया है, क्योंकि कॉमर्स की इम्पोर्टेंस है। बट वो वैश्य समाज भी वैसा ही है जैसा पहले का था, कि उनमें आज भी समानता है। समानता सबसे बड़ी ये है कि आज भी वैश्य समाज जब अपना कोई कार्य करता है, वो कार्य में लगन होता है, वो कितना भी अच्छा करे या ना बहुत अच्छा ना भी करे, तो उसमें बाकी दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं या आईएएस लॉबी हैं, उनके मुकाबले उसकी ईगो कम है। वो बहुत अमीर भी हो जाता है तो वो अपनी ईगो को संभाल के रखता है, वो अपने बिजनेस के एथिक्स को नहीं छोड़ रहा। तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं सारे वर्णों में जो हमारा शूद्र समाज है, जैसे हम लोग आम लोग हैं, हमारी तो कोई से है नहीं, लेकिन वैश्य समाज एक ऐसा है जिसने पावर होते हुए भी उसको पावर का दुरुपयोग तो किया होगा, लेकिन उसने कभी भी उसको अपने अहम में उतरने नहीं दिया। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो बनिया समाज है, वो उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी पुराने टाइम तक अपना सिचुएशन होल्ड कर पा रहा है। अब असली दिक्कत सामाजिक व्यवस्था में नहीं है। मुझे लगता है आप किसी भी तरह का समाज बना लें, उसमें 4 किस्म की वर्ण व्यवस्था होगी। आप दुनिया के किसी भी देश को उठाएंगे, आपको मिलेगा कि दिस वे और दैट वे, दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड ऑफ पीपल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उसको जिस मर्जी नाम से बुला लें।
दिक्कत वहां होती है जब ये वंशानुगत हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता जब ये शुरू में था ये भी वंशानुगत था। और आज जैसे हमें लगता है कि वंशानुगत नहीं है, लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे पाएंगे तो आज कहीं ना कहीं हमारे जो वर्ण हैं आज भी वंशानुगत हो चुके हैं। जो पॉलिटिशियन है उसका बेटा पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स में पार्टी का लीडर है उसका बेटा ही पॉलिटिक्स में उसी पार्टी का लीडर है, तो वंशानुगत तो हो ही चुका है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में तो दिख भी रहा है। आप देखेंगे कि जो आईएएस लॉबी का अगर उठा के देखेंगे कि वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ परिवारों का ज्यादा बोलबाला है कि वहां पे उन्होंने कैसे उसे क्रैक करना है, उसकी एंट्री कहीं ना कहीं आप देखेंगे पारिवारिक काफी हद तक हो चुका है। और अगर पारिवारिक वो रैंकिंग में नहीं हो पाया है, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर या आईएएस लॉबी में जो ऊपर जाते हैं वो लोग नहीं होते हैं जो कि जिन्होंने टॉप किया होता है, वो अक्सर वो लोग होते हैं दोज हु आर वेल कनेक्टेड, वेल एंट्रेंस्ड। तो कहीं ना कहीं वहां भी वंशानुगत व्यवस्था आ चुकी है। और तीसरा अगर अपनी जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी में तो टोटली मुझे लगता है कंप्लीटली सबसे ज्यादा वंशानुगत अगर कोई व्यवस्था है इस वक्त तो वो है हमारी जुडिशरी। और बाकी समाज, हम लोगों की व्यवस्था भी वंशानुगत ही। तो जो व्यवस्था है हम उसको सुधारने की बजाय जब उसको हम गाली देने लग जाते हैं तो अव्यवस्था आ जाती है। तो आज इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वर्ण व्यवस्था में जो करंट है या पिछली है वर्ण व्यवस्था में अगर गलतियां हैं, बिल्कुल है, बहुत सी खामियां हैं, वंशानुगत उसका होना और उसके अहम भाव को लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास पावर की पोजीशन आती है, उस पावर की पोजीशन को आप दुरुपयोग करते हैं, उसको सेवा नहीं मानते। बोलने के लिए सेवा है, जैसे पॉलिटिशियन अपने आप को जनसेवक कहता है, लेकिन जनसेवक का अर्थ आज की डेट में जनता से अपनी सेवा कराना है, जनता की सेवा करना नहीं है। वहां कर्तव्य नहीं है, वहां अधिकार है। वहां भाव ईगो का है, पावर का है। वहां भाव सेवा का या देश के लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ कर देने का है ही नहीं। ये हम किसी नेता से ना ये एक्सपेक्ट करते हैं ना सोचते हैं। हम एक मानते हैं कि वह बोल रहा है, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो उतना ही दिखावा है जितने दिखावे से वो खादी के कपड़े पहनता है। दूसरा, अगर हम मान लें कि सिविल सर्वेंट हो गए या जुडिशरी हो गए, वो अपना काम, वो अपना पावर का इस्तेमाल अपनी पोजीशन को होल्ड करने में और अपने परिवार को बढ़ाने और निज स्वार्थ में ही लगा रहे हैं। वो कहीं भी किसी भी रूप में सामान्य जन के बारे में सोचता ही नहीं। उसका वो दिखावा करता है, ढकोसला करता है, बातें करता है। तो और तीसरा, वैश्य समाज। वैश्य समाज दिखावा ढकोसला नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने लिए कंट्रोल पैदा कर लिए हैं जिसमें कि वो बैरियर लगा देता है कि उसके अलावा, उसके वंश के अलावा जो वंशानुगत लोग हैं उनके अलावा उसमें एंट्री नहीं मिल पाती। उस बैरियर को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये बैरियर दुनिया भर में हमारे देश में ज़्यादा मिलेंगे। हमारे देश में आप देखेंगे इंडस्ट्रीज जो हैं वो नहीं हैं जिन्होंने कोई इनोवेशन किया। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हमारे हैं वो उन्होंने व्यापार किया, इनोवेशन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। इसीलिए दुनिया भर में जो अमीर लोग हैं वो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन होते हैं और वो इनोवेटिव उससे आते हैं, कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर करके। हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ट्रेडर्स हैं जो वंश व्यवस्था में का फायदा ले रहे हैं और उन्हें पता है, उन्होंने एक क्लब बना लिया है जिसमें क्लब में एंट्री पाना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी हो, आपको उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब हमें एक फ़र्क है कि लोग कहेंगे, आप कह सकते हैं कि जो आईएम से निकलते हैं, आईआईटी से निकलते हैं, आप यकीन मानिए आईआईटी और आईएम्स ने भी अपने आप को जो वैल्यू क्रिएट करी है, इट इज़ नॉट अबाउट देयर स्किल एंड नॉलेज, इट्स अबाउट दे हैड क्रिएटेड अ क्लब जहाँ पे अलुमनाई का लोग बेनिफिट ले जाते हैं। और आप अगर उस क्लब में नहीं हैं तो आप में कितनी भी काबिलियत हो तो आपके लिए वो दरवाजे कहीं ना कहीं बंद हैं। और जो वैश्य समाज, तो हमारा सारा फिर वंशानुगत ही तो है। इसका मतलब मेरे जो निर्णय पे मैं पहुंचता हूं कि जो वंशानुगत व्यवस्था है वो कोई किसी ने बनाई नहीं है। वंशानुगत व्यवस्था की जो है और वर्ण व्यवस्था है वो तो होनी ही है। आप कितना भी चालें, समाज कभी भी एक बराबर नहीं होगा। लोग हमेशा ही चार वर्णों में विभाजित रहेंगे। समाज को सिर्फ एक ही प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हमेशा रहेंगी, लेकिन वो बाउंड्री पोरस हो जिसमें जो भी व्यक्ति है कि आज अगर मैं बौद्धिक होना चाहता हूं, आज अगर मैं पॉलिटिकल होना चाहता हूं या मैं एंटरप्रेन्योर होना चाहता हूं और मुझे वो काबिलियत, वो स्किल है, तो समाज मुझे उस पर ले जाने के लिए रोकता नहीं, बैरियर नहीं लगाता, मुझे सपोर्ट करता है।
रैदर हम लोग अपनी व्यवस्था में आपस में फूट डाल के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे ये बेहद ही मूर्खतापूर्ण और दुखद लगता है। आपका इसमें क्या विचार है, शेयर कीजिए। धन्यवाद।